हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गजब एक्सलेंस एकेडमी। आज हम बात करेंगे एर्गोनॉमिक स्टडी और वर्क स्टेशन डिज़ाइन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एर्गोनॉमिक्स होता क्या है? तो एर्गोनॉमिक्स दो ग्रीक वर्ड्स से बना हुआ है, एर्गॉन और नोमोस। तो एर्गॉन्स का मतलब होता है वर्क और नोमोस का मतलब है नेचुरल लॉज। तो एर्गोनॉमिक्स का मीनिंग है नेचुरल लॉज ऑफ वर्क। तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड हिज वर्किंग इन्वायरमेंट्स। तो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं? मैन और उसके वर्किंग इन्वायरमेंट के बीच का रिलेशनशिप स्टडी करते हैं कि मैन उस जॉब में फिट हो रहा है या नहीं। तो इकोनॉमिक्स कंबाइंस द नॉलेज ऑफ फिजियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, एनाटॉमिस्ट एंड इंजीनियर, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड बायोमेट्रिशियन। तो इसमें हमें एक फिजियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और एनाटॉमिस्ट की और इंजीनियर, इन सभी की तरह से हमें सोचना होता है एक वर्क स्टेशन डिज़ाइन करने के लिए या एर्गोनॉमिक्स कंडीशंस को स्टडी करने के लिए। तो एर्गोनॉमिक्स का डेफिनेशन को हम समझते हैं। एर्गोनॉमिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजाइनिंग एंड अरेंजिंग वर्कप्लेसेस, प्रोडक्ट्स एंड systems so they fit the people who use them, aiming to improve the comfort, efficiency, safety and well-being. और the principle of ergonomics is the fitting job to the worker rather than forcing the worker to adapt the job. तो हम ergonomics का हमारा बेसिक एम ये है कि हमें जॉब को वर्कर के हिसाब से फिट करना है, ना कि हमें ऑपरेटर को जॉब के हिसाब से फिट करना है। मतलब ऑपरेटर को हम फोर्स नहीं करेंगे किसी भी चीज़ करने के लिए अगर वो उसको पेन दे रही है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एर्गोनॉमिक्स। तो एर्गोनॉमिक स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव है कि टू ऑप्टिमाइज द इंटीग्रेशन ऑफ मैन एंड मशीन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वर्क रेट एंड एक्यूरेसी। तो एर्गोनॉमिक स्टडी का मेन उद्देश्य ये है कि हमें मैन और मशीन की वर्क रेट और एक्यूरेसी बढ़ाना है। तो इसमें डिज़ाइन इन्वॉल्व होता है, वर्क प्लेस बिफिटिंग नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वर्कर। जो हमारा वर्कर है वो जॉब में फिट होना चाहिए, ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है कि हमें इक्विपमेंट, मशीनरी और कंट्रोल्स ऐसे सेट करने हैं जिससे ऑपरेटर को मिनिमम मेंटल और फिजिकल स्ट्रेन हो, जिससे हमारा इफिशिएंसी बढ़ सकता है। और हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव है, हमें एक कंडक्टिव वर्किंग इन्वायरमेंट सेट करना है जिसमें ऑपरेटर मोर इफेक्टिवली काम कर सके। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एर्गोनॉमिक्स अक्रॉस द वर्कप्लेस सेटिंग। तो जैसे कि हम वर्क स्टडी करते हैं और एर्गोनॉमिक स्टडी करते हैं, तो दोनों का जो एम होता है वो हमें ऑपरेटर को, जॉब को ऑपरेटर के हिसाब से फिट करना यही होता है। लेकिन एर्गोनॉमिक्स मोर फोकस करता है जैसे कि फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंस, जो ऑपरेटर को फिजिकल और मेंटल जो जो भी प्रॉब्लम्स है उनके ऊपर एर्गोनॉमिक्स ज़्यादा फोकस करता है। तो इसको एर्गोनॉमिक्स को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? वर्किंग इन्वायरमेंट्स डिज़ाइन करने के लिए, वर्क प्लेस डिज़ाइन करने के लिए और अदर एरियाज़। तो हम इन तीनों चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। तो पहला है वर्किंग इन्वायरमेंट्स। तो इसमें फर्स्ट है इन्वायरमेंट एस्पेक्ट्स इंक्लूड्स द कंसिडरेशन रिगार्डिंग लाइट, क्लाइमेटिक कंडीशंस व्हिच अफेक्ट द हेल्थ एंड एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर। तो जैसे कि हमें इन्वायरमेंट एस्पेक्ट कंसिडर करने हैं, जैसे कि लाइट हो गया और क्लाइमेटिक कंडीशंस मीन्स टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और वेदर कैसा है, और वो वर्किंग प्लेस का लाइक कल्चर कैसा है। तो इन सभी चीज़ों को हमें कंसिडर करना है। सेकंड है डे लाइट शुड बी रीइंफोर्स विद द आर्टिफिशियल लाइट्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वर्क। तो अगर डे है और वहाँ पे डे लाइट अवेलेबल है यानी सनलाइट अवेलेबल है, लेकिन अगर वो सफिशिएंट नहीं है, लक्स स्टैंडर्ड लक्स वैल्यू मेंटेन नहीं कर रहा है, तो हमें आर्टिफिशियल लाइट्स प्रोवाइड करना चाहिए। वो भी ऑपरेटर के लाइक वर्क के हिसाब से। जैसे अगर सोल्डरिंग ऑपरेशन है तो वहाँ पे लक्स वैल्यू 1500 लुमेंस होना चाहिए। तो नेक्स्ट है इन्वायरमेंट शुड बी वेल वेंटिलेटेड एंड कंफर्टेबल। तो जो भी हमारा वर्किंग इन्वायरमेंट है या वर्क स्टेशन है वहाँ पे प्रॉपर एयर सर्कुलेशन होना चाहिए और वो कंफर्टेबल होना चाहिए ऑपरेटर के लिए। तो हमें जो नेक्स्ट पॉइंट है जो हमें कंसिडर करना है, अगर हमारे वर्क स्टेशन में कोई ऐसा इक्विपमेंट है जो हमें डस्ट या फ्यूम जनरेट करता है, तो डस्ट और फ्यूम कलेक्टर्स वहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए। और सेकंड है ग्लेयर्स एंड रिफ्लेक्शंस कमिंग फ्रॉम द ग्लेज एंड पॉलिश सरफेस शुड बी अवॉइडेड। तो जो अगर कोई लाइट रिफ्लेक्शंस हो रहा है या डायरेक्टली सनलाइट्स आई कांटेक्ट कर रहा है, तो वो अवॉइड करने के लिए हमें इक्विपमेंट्स यूज़ करने हैं। नेक्स्ट है इक्विपमेंट शुड बी कलर्ड सुटेबली, कलर्स ऑल्सो एड टू द सेंस ऑफ प्लेजर। यानी इक्विपमेंट के अलग अलग पार्ट्स या सब सिस्टम्स को अलग अलग रंगों से पेंट करना चाहिए ताकि उन्हें पहचानना आसान हो और काम करने में मज़ा आए। और नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेसिव कॉन्ट्रास्ट ओविंग टू द कलर और बैडली लोकेटेड विंडोज शुड बी इलूडेड। तो बहुत ज़्यादा कलर या कॉन्स्टेंट विंडोज़ की ऐसी जगह जो सनलाइट को डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करती है, तो उससे हमें बचना चाहिए और क्योंकि वो दिक्कत बन सकती है। तो नेक्स्ट है नॉइज़। तो नॉइज़ ध्यान भटकाता है, इसलिए हमें मिनिमम नॉइज़ या नॉर्मल नॉइज़ में काम करना चाहिए।
अगर कोई स्लो और कंटिन्यूस नॉइज़ है तो ऑपरेटर उसमें हैबिचुएट बन सकता है। लेकिन अगर कोई बहुत ही बड़ा लाइक हाई पिच या सडन इंटरमिटेंट नॉइज़ अगर जनरेट हो रहा है तो उससे ऑपरेटर को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो सकता है। इसलिए हमें नॉइज़ आइसोलेटिंग डिवाइस यूज़ करना चाहिए या साउंड ऑब्जर्विंग मटेरियल्स होना चाहिए या ईयरबड्स यूज़ करने चाहिए। तो ये वर्किंग एनवायरनमेंट्स के टिप्स है कि इसमें वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। तो नेक्स्ट है वर्क प्लेस लेआउट। तो एक वर्क प्लेस लेआउट क्या होता है कि वर्क प्लेस एक ऐसी जगह है फैक्ट्री और मशीन के अंदर जिसमें ऑपरेटर इजीली अकोमोडेट होना चाहिए, या वो चाहे वो ऑपरेटर स्टैंडिंग हो या सिटिंग हो, वो उसमें फिट बैठना चाहिए। The ideally a workplace should be custom built for the use of one person whose dimensions are known. For general use, however, a compromise must be made to allow for the varying dimensions of humans. Therefore, the workplace should be proportionate that it suits a chosen group of people. Adjustment may be provided on seat and heights. Example. तो जैसे हमें एक इमेज दिख रही है जिसमें एक सीटेड मेल ऑपरेटर है, तो जिसमें हमें पता चल रहा है कि जैसे इस इमेज में दिखाया गया है कि ऑपरेटर का जो राइट हैंड है वो नॉर्मल वर्किंग एरिया कवर कर रहा है, और जो लेफ्ट हैंड है वो एक्सटेंडेड किया गया है, एक्सटेंडेड आर्म है, जो कि मैक्सिमम वर्क एरिया है। अगर एक ऑपरेटर स्टैंडिंग या सिटिंग पोजीशन में है तो उस लोकेशन से वो कितना एरिया कवर कर सकता है वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो हमारा जो नॉर्मल वर्किंग एरिया है वो एवरेज होता है 380 mm, और एक्सटेंडेड आर्म एरिया होता है 660 mm, और एवरेज ऑपरेटर का जो साइज़ होता है यानी सेंटर हम पकड़ेंगे तो 406 mm या 1.73 मीटर हम बोल सकते हैं। तो नॉर्मल एरिया ऐसा एरिया होता है जहाँ पे ऑपरेटर बैठे हुए जितना एरिया कवर करता है उसको नॉर्मल बोलते हैं। ये एरिया ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। और मैक्सिमम वर्किंग एरिया ये है कि जिसको आर्म को एल्बो से आगे करके हमको एरिया कवर करना पड़ता है, या किसी भी चीज़ को अगर रीच करना है तो हमें थोड़ा सा इफर्ट्स लगाने होते हैं। तो जब हम कोई डिज़ाइन या लेआउट बना रहे हो तो टूल्स, इक्विपमेंट्स, बीन्स, मटेरियल ऐसी जगह पे रखो जो इन वर्किंग एरियाज़ में आते हो, ताकि वर्कर बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के उन तक पहुँच सकें। और यहाँ पे स्टैंडर्ड डायमेंशन दिए, वर्टिकल 150 टू 200 mm होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट है। तो ये सेकंड फिगर है जहाँ पे ऑपरेटर लाइक सीटिंग पोजीशन में है। तो यहाँ पे जो बेंच और सीट की हाइट्स है, बेंच या वर्कटॉप को एडजस्टेबल रखना कन्वीनियंट नहीं होता, इसलिए 712 mm से 762 mm तक हाइट बेस्ड कॉम्प्रोमाइज है। तो सीट को हाइट और रखे, टिल्ट दोनों एडजस्ट करना चाहिए ताकि काम के हिसाब से पोस्चर बदला जा सके। चेयर का डिज़ाइन, चेयर की हाइट और बैक सपोर्ट दोनों एडजस्टेबल होने चाहिए। और फुट रेस्ट, आर्म रेस्ट और काफ़ी लेग रूम होना चाहिए, ज़रूरी है। और काम करते वक्त ऑपरेटर को बिल्कुल नेचुरल और कंफर्ट फील होना चाहिए। और लाइक डिस्प्ले पैनल्स और इंस्ट्रूमेंट डायल्स जो है, डिस्प्ले पैनल्स वर्कप्लेस का ही हिस्सा लगना चाहिए ताकि वो इजीली रीडेबल हो। और पैनल ऑपरेटर की लाइन ऑफ साइट के राइट एंगल पर माउंट करो ताकि आंखों को स्ट्रेन ना हो। और चेक रीडिंग्स के लिए पॉइंटर इंस्ट्रूमेंट यूज़ करो, लेकिन क्वांटिटिव डाटा के लिए डिजिटल डिस्प्ले बेस्ड है। तो लाइक कंट्रोल्स, नॉब, लीवर्स, व्हील, तो मैनुअल कंट्रोल का ऐसा डिज़ाइन करो कि फिजिकल या मेंटल स्ट्रेन ना हो। लीवर नॉब्स ऑपरेटर के पास ही होना चाहिए ताकि रीच कम हो। और हैंड और फुट कंट्रोल्स दोनों को इस्तेमाल करो जहाँ सूटेबल हो। और कंट्रोल्स को एक ही डायरेक्शन में कंसिस्टेंट एक्शन लेनी है। फॉर एग्जांपल लीवर को ऊपर करने से सिस्टम ऑन हो और नीचे करने से ऑफ हो। तो इन सभी चीज़ों से वर्कर कंफर्टेबल रहेगा और फटीग कम होगी और काम में एक्यूरेसी भी इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट है नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। एक यहाँ पे एक हम असेंबली कर रहे हैं, जैसे पार्ट एक एर्गोनॉमिक वर्कप्लेस सेटअप के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करता है। अगर आप इसके लिए असेंबली फिक्सर प्लान करते हो तो जब भी हम टोट बॉक्सेस, बीन्स या पोर्टेबल टूल्स का यूज़ करते हैं तो उनके लिए एक फिक्स जगह होनी चाहिए वर्किंग एरिया के अंदर ही। तो इससे क्या होता है, वर्कर बिना देखे ही कॉन्फिडेंटली टूल को रीच कर सकता है और आइज़ की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती और मेंटल स्ट्रेस भी कम होती है। तो अब देखो ये असेंबली ऑपरेशंस, वर्कर एक टाइम पर दो असेंबलीज कर रहा है। दोनों हाथों से काम करते हुए पार्ट्स ए सबसे पहले चाहिए, इसलिए वो सबसे पास वाले बिन में रखे गए हैं। और जब असेंबली कंप्लीट होती है फिनिश पार्ट्स को बिन में प्लेस कर दिया जाता है। इस सीक्वेंस के काम फास्ट, स्मूथ और एफिशिएंट होता है।
और वर्कप्लेस के आसपास क्लियर एक्सेस होना चाहिए ताकि सुपरविजन और इंस्पेक्शंस इजीली हो सके। अगर एर्गोनॉमिक्स प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाए तो वर्कर कम थकता है और ज़्यादा एफिशिएंट होता है और एक्सीडेंट्स होने के चांस भी कम हो जाते हैं। और हाँ, फटीग स्टडीज़, एनर्जीज, शिफ्ट टाइमिंग्स, रेस्ट ब्रेक्स और वर्कर की एज भी इंपॉर्टेंट एरियाज है एर्गोनॉमिक्स के, इनका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो एर्गोनॉमिक डिज़ाइन सिर्फ कंफर्ट नहीं देता बल्कि सेफ्टी, प्रोडक्टिविटी और जॉब सेटिस्फेक्शन भी बढ़ाता है। जैसे अभी अदर एरियाज़ है तो जहाँ भी ज़रूरी है तो वर्कप्लेस को एडुकेट सुपरविजन और इंस्पेक्शंस प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये तो क्लियर है कि ergonomics principles are observed in the design of workplaces, then operator will be more efficient and less strained and tired and consequently less liable to have an accident। तो अदर एरियाज़ में कैसे हम स्टडी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे फटीग स्टडीज़ हो गया और लॉसेस कॉजेज ड्यू टू द फटीग। तो जो फटीग की वजह से जो लॉसेस हो रहा है एफिशिएंसी में, उसका हमें स्टडी करना चाहिए। जो रेस्ट कॉजेज है, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम, वर्क ऑपरेटर कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। फिर शिफ्ट वर्किंग हो गया और एज कंसिडरेशंस, ऑपरेटर एज के हिसाब से भी मतलब उसकी एफिशिएंसी कम ज़्यादा होती है। तो ये सब चीज़ें हमें कंसिडर करना चाहिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए।